उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द जीएसटी में और देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में पहला है सप्लाई ऑफ द कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि सप्लाई किस में माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा बिजनेस के या उसके अदर इक्विवेलेंट कोई वर्क में। Importation of the services for the consideration whether or not in the course of the further or the business। इनकी कंसिडरेशन इम्पोर्टेशन है, ठीक है, सर्विसेज में। और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी सर्विसेज को हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से नेगेटिव लिस्ट ऑफ द सर्विसेज, जो नेगेटिव लिस्ट है उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा सप्लाई फॉर द कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़िएगा, बट एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सप्लाई क्या होता है, जो सप्लाई है उसकी डिफिनेशन, द डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई बीइंग्स with the term supply includes that making the clear that the CGST Act टेट, यानी कि ये सप्लाई के बारे में क्लियरली बता दिया गया है कि CGST एक्ट के अनुसार, ठीक है, कि सप्लाई क्या है। सप्लाई अगर फर्स्ट पार्ट में बोलें तो ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग डिफाइन है, इंक्लूड द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी अगर चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जैसे गुड्स है, कोई भी आप गुड्स क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो सेल कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंसिंग ले रहे हो, ठीक है, रेंटल ले रहे हो, लीज ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ जो भी आप ट्रांसफ़र करोगे ना, ठीक है, कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद से है सप्लाई term of the completed in this first part of the appearance to have to prerequisite। पहला है कौन सा, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और फर्दर कोर्स ऑफ द बिजनेस में होना चाहिए, यानी कि सप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है, और बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, तब हम उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। जैसे सप्लाई में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब लेन देन होना चाहिए, और वो बिजनेस होना चाहिए, नहीं कि आज क्या करो, आज कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि पापा ने आपको 100 रुपये दिया, बोला कि बेटा ये काम है, या 100 रुपये दिया आपको, तो अब कहो कि वो सर सप्लाई कहलाएगा, नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, वो बिजनेस नहीं है। कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर किसका होना ज़रूरी है, बिजनेस का होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट है एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है, नाउ वी विल एनालाइज द वेरियस मोड ऑफ द सप्लाई मेंशन हियर। इसको हम देखेंगे कि सप्लाई कौन कौन से, देखो सेल और ट्रांसफ़र, कोई भी गुड्स सेल या ट्रांसफ़र हो तो पहले क्या था, वैट लगता था, तो वैट लाइव इन द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑन द सेल ऑफ द गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द मोस्ट स्टेट वैट लॉ। स्टेट वैट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो डिफाइन है कि ट्रांसफ़र अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी कर रहे हो तो वो उस पर वैट लगेगा। वैट के साथ क्या है लगेगा, CGST एक्ट थ्रू द सेल हैज़ बीन द ट्रीटेड एज a form of the supply levy to the GST and the fine of the sale has not been provided। यानी कि जो आपका कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा, वैट लगेगा, वैट लॉ के अकॉर्डिंग
आपकी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन मानी जाएगी और वो उस पर CGST लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है फॉर द टर्म ऑफ द सप्लाई विच हैज़ बीन ऑल्सो इंक्लूड ऑफ दिस सप्लाई, वो भी सप्लाई में आता है लेकिन इज़ नॉट अ डिफाइन, ये डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद से बार्टर सिस्टम तो समझ ही रहे हो, कोई भी चीज़ का एक लेन देन बिना कंसिडरेशन के, और लीज और रेंट पे कोई भी वस्तु ले रहे हो तो भी वो क्या आएगा, CGST के अंतर्गत आएगा। कंसिडरेशन कोई भी सहमति है तो कोई भी सहमति के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो या लेन देन कर रहे हो तो वो भी क्या आ जाएगा, आपका सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाला ये है importation of the services for the consideration whether or not in course of or further of the business। सप्लाई में हमने बताया था कि ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग डिफाइन है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B, ठीक है, जो कि विच बीइंग विद इन द एम्बिट ऑफ द सप्लाई and the importation of the services for the consideration whether or not in course of the further or the business। यानी कि जब कोई भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लाई मतलब आपको करना ही है, आप बिजनेस भी रन कर रहे हो तो भी मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर आपका कोई कंसिडरेशन है और आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो भी उसको मान लिया जाएगा सप्लाई है, और अगर आपका कंसिडरेशन उसमें नहीं है और आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तभी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन में क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी आप क्या करते हो, परमानेंट कोई चीज़ डिस्पोज करते हो, एसेट्स का ट्रांसफ़र करते हो, तो जैसे आपके पापा हैं, आपको क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिए, या पापा हैं उन्होंने आपको क्या कर दिया, लैपटॉप ट्रांसफ़र कर दिया, या चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ चीज़ें लेकर जाके दे दिया, कहा कि भाई ये लो यूज करो, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। लेकिन कैसे, विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, तो इनकम टैक्स में बताया जाता है कि भैया इनकम टैक्स में 80C से 80U तक आपको डिडक्शन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, डिडक्शन का मतलब होता है छूट। तब उस समय आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि कैसे, ठीक है, ये जो कंसिडरेशन है या जो चैरिटेबल ट्रस्ट में विदाउट कंसिडरेशन है या चैरिटेबल ट्रस्ट में आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसको कैसे लोग छूट लेते हैं, छूट क्या क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो एक ये है मिस्टर एक्स हैं, एक मिनट, मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, XYZ कंपनी लिमिटेड चला रहे हैं, डोनेटेड द ओल्ड लैपटॉप टू द चैरिटेबल ट्रस्ट when a new laptop are purchased by the business with a qualified as the supply provided input tax has been the available by the XYZ company on such laptop। तो जो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, a cloth retailer give the clothes for the business stock to his friend free of cost। तो ट्रांसफ़र तो कर रहा है ना, और उसका सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो किससे कर रहा है, बिजनेस से। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनका GST में आ जाएगा। ठीक है, सप्लाई माना जाएगा। देखो, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और द डेस्टिनेट पर्सन, यानी कि रिलेटेड पर्सन में कौन आते हैं, जैसे आपके सच पर्सन आप द ऑफिसर, डॉक्टर, ठीक है, या अनदर बिजनेस कोई रन करा रहा हो, सच पर्सन आर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अदर, ठीक है, दूसरे पे डायरेक्ट कंट्रोल हो। उसके बाद से सच पर्सन आर लीगल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर बिजनेस, अगर पार्टनर हो, ठीक है, अगर कोई 25% वाला क्या हो, बिजनेसमैन हो, या कोई ऐसा हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या हो, कंट्रोल बाय द थर्ड पार्टी,
किसी थर्ड पार्टी जैसे ए हैं, बी हैं, इनको रन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि सी इनको सैलरी देता होगा या कोई और कंसिडरेशन देते होंगे और ये अर्न करके उसको देते होंगे। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया इनके लिए ये भी एक कंसिडरेशन हो गया। तो कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ये सब क्या लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। अब कोई दूर रह व्यक्ति है और या जैसे और कोई ऐसे व्यक्ति है जिसमें अंतर देखना है, तो मतलब उनको नहीं देना चाहिए फिर भी दे रहे हैं, या उनको गुड्स दे दिए हैं कि आप इस चीज़ को क्या करो, यूज करो, तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर माना जाएगा। देखो, अ पर्सन हु आर ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। अगर किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वेयर इन अ स्टेट आर यूनियन टेरेटरी, किसी एक स्टेट में या किसी यूनियन टेरेटरी में, वन स्टेट या यूनियन टेरेटरी सेल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सच द रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज द डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि जैसे ए हैं और बी हैं, ये यूपी के हैं और ये बिहार के हैं, इनका बिजनेस यहाँ चल रहा है। तब ये यहाँ पर ए ने अपने बिजनेस को किसको दे रखा है, दूसरे वाले को, यानी यही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। ठीक है, यही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। ठीक है, तो जो एक बिहार पे ये बिजनेस रन कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्टॉक ट्रांसफ़र और ब्रांच ट्रांसफ़र। अगर आप कोई स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई ब्रांच दे रहे हो किसी को रन कराने के लिए कि भाई आज से ये तुम्हें लीगली मैं सौंप रहा हूँ, तुम इसको रन करो, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई में और क्या, गुड्स और सर्विसेज अगर किसी दो व्यक्ति एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में दिया जाए तो भी हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट के बीच अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र किया जाए तो भी हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन from his establishment of the local outside India and in the course of the furtherance of the business। अगर बिजनेस के केस में कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाए, उस केस में क्या कहलाएगा, आपका सर्विसेज कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो, टैक्सेबल ऑफ द इम्पोर्ट सर्विसेज, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट सर्विसेज टैक्सेबल होगा। तो देखो, इम्पोर्ट में कौन कौन से आते हैं, विदाउट कंसिडरेशन भी सर्विसेज मानी जाएगी और विदाउट कंसिडरेशन भी सर्विसेज मानी जाएगी और विद कंसिडरेशन भी सर्विसेज मानी जाएगी। देखो, इन कोर्स ऑफ दी फर्दर और बिजनेस हो या ना हो, मतलब बिजनेस हो और बिजनेस हो या ना हो, ये भी सेम चीज़ है। रिलेटेड पर्सन हो, दूर का अगर कोई व्यक्ति उसे रन करा रहा हो तो भी वो टैक्सेबल होगा, और अगर इन अदर सेस उस पर लग रहा है तो अगर अदर सेस है, अदर केसेस हैं तो नॉन टैक्सेबल होगा। मैसेज पढ़ लिया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कौन से ऐसे एक्टिविटी हैं जिसमें हम लोग क्या मानेंगे, गुड्स और सर्विसेज को ध्यान देंगे। देखो, सेक्शन 1 सबसेक्शन सेक्शन 7 सब सेक्शन 1D जो है वो एक्ट रिफर करता है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन वेदर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस इज अ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द हेल्प इन द मिटिगेटिंग एम्बिगेस्ट इन द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि उसको क्या होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई मानी जाएगी जब वो क्या लॉ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अब लॉ के अकॉर्डिंग हो तो उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, और जीएसटी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, शेड्यूल 2। ठीक है, CGST लग जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग कहेंगे एंट्री जो होगा एंट्री, ठीक है, वो होगा सेक्शन 6 सबसेक्शन B के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कंफर्म कर लो। देखो जैसे पोजीशन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, फूड वैल्यू है 100 रुपये का, ठीक है, उस पर सर्विसेज चार्ज लगा 10 रुपये, ठीक है, और उस पर वैट जो लगा है वो कितना लगा है, 14%, 14 रुपीज़। अब देखो, वैट इज़ चार्ज ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द फूड्स, इस पर लग गया। वही पोजीशन अंडर द GST, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, और GST के अकॉर्डिंग 100 रुपये गुड्स है, उस पर 10 रुपये क्या लगा, ये लगा, और 18% क्या लगा, इसका सर्विस GST लगा, और ऊपर सर्विसेज टैक्स लगा।
अब इस केस में द एंट्री ऑफ द सप्लाई वुड बी ट्रीटेड, इसमें सप्लाई माना जाएगा और इसमें वैट माना जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जीएसटी के अनुसार इसका चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और वैट के अनुसार कम हो गया। तो लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन बेहतर है। अब आ जाओ, बाकी ये थोड़ा सा समझ लेना, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों में अब देखो ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, टाइप और नेचर ऑफ द सप्लाई। देखो टाइटल ऑफ द गुड्स, अगर कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या माना जाएगा, गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। कोई राइट्स दे रहे हो किसी इंडिविजुअल को विदाउट कंसिडरेशन या कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज करने के लिए या ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, टाइटल ऑफ द गुड्स अंडर द एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है, कुछ फ्यूचर में, तो भी सप्लाई ऑफ द गुड्स माना जाएगा। लैंड या बिल्डिंग दे रहे हो, ठीक है, लीज पर दे रहे हो, और या उस पर क्या दे रहे हो कि आप टेनेंसी दे रहे हो, तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई आप लीज और दी लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग होली और दी पार्सली, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो कि जिस पे बिल्डिंग दे रहे हो या कोई चीज़ लीज पे दे रहे हो तो उसको सर्विसेज होंगे। यानी कि सीधा सा बात है कि जो चीज़ें आप किराए पे दोगे वो सर्विसेज मानी जाएगी, उसके बदले आप कुछ ले रहे हो, या परमानेंट अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो गुड्स के केस में आ जाएगा, यानी कि सप्लाई ऑफ द गुड्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस एसेट्स, अगर बिजनेस एसेट्स कर रहे हो तो वो गुड्स माना जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो भी बिजनेस में क्या कर रहे हो, कोई पर्सन द्वारा दी गई हुई सर्विसेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, कोई गुड्स है या एसेट्स है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी पर्सन को कि भाई ये लो अब तुम इसे रन करो, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। तो इन सब चीज़ों को एक बार प्रॉपरली देख लेना। ठीक है, देखो ये सर्विसेज है, ये भी सर्विसेज है, ये भी सर्विसेज। तो क्या सर्विसेज हैं, सर्विसेज ये हैं कि आपको सप्लाई ऑफ द जीएसटी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा सर्विसेज कहलाएगा। अगर तुम क्या कर रहे हो, कंपोजिटिव सप्लाई का मतलब होता है दो सप्लाई एक साथ कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगा, सर्विसेज कहलाएगा। अगर आप कोई भी गुड्स, ठीक है, यूनिकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन द्वारा अगर कर रहे हो, या कोई पर्सन मेंबर है जो कैश में दे रहा है या जो आपको पेमेंट अवेलेबल करा रहा है कंसिडरेशन के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। अब निगेटिव लिस्ट अंडर द जीएसटी, कौन कौन सी जीएसटी के अंदर निगेटिव लिस्ट है, तो इसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को और अच्छे तरीके से आपको बताऊँ। क्योंकि ये सप्लाई, आप देखो सप्लाई पे सीधा सा बात है कि सप्लाई को समझने के लिए ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का। ओके, तो अगर कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, दे रहे हो उसको परमानेंटली यूज करने के लिए, तो वो गुड्स का सप्लाई कहलाएगा। और अगर वही चीज़ें आप सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ रोज़ खड़े होकर बता रहे हो कि ये चीज़ें, कपड़े दिखा रहे हो, उस चीज़ को बता रहे हो, उस चीज़ को आयरन करके फोल्ड करके रख रहे हो, तो वो कहता है ना कि इसकी सर्विसेज अच्छी थी। या होटल और रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से आपको डील कर रहा है, आपको बता रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, सर्विसेज कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।